हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। तो हमने बात किया था कि एनसीईआरटी सीरीज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी सीरीज की आज पहली क्लास है। तो पहले क्लास में हम लोग जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, चैप्टर हैं जो दिए गए हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं। मतलब आपको 11th एनसीईआरटी जो है, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है, ठीक है। उसमें हम लोग पहला चैप्टर करेंगे वाटर या ओशंस, ठीक है। ये हमने बोला था कि इसको हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो होगी क्लाइमेटोलॉजी वाली, इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग पहले इसलिए कर रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आता है और इजी है थोड़ा, और छोटा टॉपिक है, तो इसको हम लोग 2 या 3 क्लास में सोचेंगे खत्म हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो इसमें वाटर ओशन में हम लोग एक पहला हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे, दूसरा ओशंस के बारे में पढ़ेंगे जो रिलीफ होते हैं। जैसे लैंड्स पे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, माउंटेन्स, रिवर, वैली, वैसे ही ओशंस में भी पाए जाते हैं स्ट्रक्चर, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ओशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओशन की सैलिनिटी कैसे किस पे डिपेंड करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट पढ़ेंगे वाटर का, टाइड्स क्या होती हैं, करंट्स क्या होती हैं, ठीक है, कितनी करंट्स होती हैं, कौन से ओशन में कौन से करंट्स पाई जाती हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि टेम्परेचर जहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर तक वहाँ तक करने का ट्राई करेंगे, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लास करने के बाद आपको जाके एनसीईआरटी जो है ये वाली, इस चैप्टर को आपको एक बार क्लास करने के बाद बस रीड करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। और दूसरा चीज, आपको घटना चक्र के पीवाईक्यू लगाने हैं जाके इस चैप्टर के, ठीक है। वो चाहे यूपीएससी के हों चाहे अदर स्टेट के हों, वो आपको लगाने। ये नहीं सर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं आएंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, थोड़ा भी क्वेश्चन जो घुमा के देगा वो आपके सवाल जो है वो सही हो जाएंगे। दूसरा, जो फैक्ट्स रहेंगे इस चैप्टर में, उसको आपको जो इस बुक में दिए हुए एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको आपको एक जगह पे नोट डाउन करते हुए चलना है जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है। जिससे आपको फैक्ट जो है एक जगह आपका कंपाइल हो जाए, आपको बार बार उसके लिए बुक उठाई ना पड़े, क्योंकि आप एक दो बार रीड कर लोगे तो कॉन्सेप्ट जो तो है आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लास में आपने देख लिया, आपको 95% चीजें यहीं याद हो जाएंगी, ठीक। बस एक बार रीडिंग आप करेंगे तो आपको रीडिंग करने से रिकॉल हो जाती हैं चीजें, तो 95% आपको चीजें कॉन्सेप्ट वाला चीज यहीं याद हो जाएगा। लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसको एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि बार बार आपको एनसीईआरटी जो है ओपन ना करनी पड़े, ठीक। तो ये इतना काम आपको करना है इस क्लास करने के बाद। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डेली टारगेट का ग्रुप जो है वो बन चुका है और 10 अगस्त यानी कल से उसका उस पर एक्टिव हो गए, लोग ज्वाइन भी कर लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है, फ्री है, कोई मतलब उसमें चार्ज वगैरह नहीं है ज्वाइन करने का। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपको, ठीक है। आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, और मॉक टेस्ट भी वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक। और हर संडे गूगल मीट पे आपको प्रिपरेशन को जो है वो देखा जाएगा, ठीक। तो ये सब हो गया, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाटर या ओशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है, अगर स्टार्ट करें तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से इसमें स्टार्ट हुआ है, ठीक। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फैक्चुअल चीजें इसमें कुछ पूछी जा सकती हैं, जैसे अभी आरओ के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन एक आया हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद मैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस है यहाँ पे जो एग्जाम में आ सकती हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। आपको उसके बाद रीड करना है, कोई भी चीज आपको डाउट आती है तो आपको कमेंट या टेलीग्राम पे मैसेज करके बताना है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट एकदम सिंपल सी लाइन कि वाटर जो है एक रेयर कमोडिटी है, ठीक है। कभी कभी यही स्टेटमेंट पूछ देगा कि वाटर जो है एक रेयर कमोडिटी है कि नहीं है, ठीक। तो याद रखना है, छोटी सी बात है कि वाटर जो है एक रेयर कमोडिटी है, और पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उसमें केवल अर्थ प्लैनेट पे ही वाटर पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक। तो ये एक छोटा सा नॉलेज था जीके टाइप का कि आपको वाटर के बारे में पता होना चाहिए कि वाटर कहाँ पे पाया जाता है और कहाँ इसका पूरे सोलर सिस्टम में कहाँ पे पाया जाता है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज दिया हुआ है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक। अब इसमें वाटर साइकिल में आपको 2-3 की वर्ड दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उस कीवर्ड को समझ लेंगे, उसके बाद वाटर साइकिल जो है एकदम इजी हो जाएगा। पहला दिया हुआ है इवेपोरेशन, ठीक। ये सब साइंस है, क्लास 6 की साइंस है, अगर जिसको पता होगा उसके अच्छी बात है, इसको नहीं पता होगा वो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर ले। उसके बाद एक की वर्ड मिलेगा आपको इवेपो,
ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक कीवर्ड आपको ये मिलेगा और तीसरा आपको कीवर्ड मिलेगा यहाँ पे सब्लिमेशन। ठीक, तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इवेपरेशन बहुत लोग को पता होगा, सबको पता रहता है कि इवेपरेशन क्या होता है कि कोई एक वाटर बॉडी है, ठीक है, जहाँ पे वाटर कंटेन है और इस पे जब इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर का सोर्स हमारा क्या रहेगा, सन रहेगा। ठीक, तो जब सन की रेज इस पे पड़ती है तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये गैसियस मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, यानी लिक्विड से गैसेस में चेंज होना, यानी इसको बोलते हैं इवेपरेशन। ठीक, कैसे चेंज हुआ, एक टेम्परेचर का सोर्स था जो हमारा सोलर सिस्टम में हमारा सन है, इसको हम लोग इवेपरेशन बोलते हैं, सिंपल से। ठीक है, सेकंड वाला सेकंड पॉइंट क्या है, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इवेपो मतलब दो वर्ड है, एक इवेपो, ठीक है, यानी इवेपरेशन, और दूसरा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यानी दो चीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो इसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, इवेपरेशन आपको पता चल गया कि क्या होता है। ठीक है, अब इवेपरेशन ये वाला प्रोसेस, अब इसमें जो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन जब आप बायो पढ़ते होंगे तो इससे क्वेश्चन आते भी हैं बायोलॉजी सेक्शन में, ठीक है, साइंस सेक्शन में, कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उन पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिस मतलब एक इसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा, ठीक है, ये छिद्र टाइप के होते हैं, होल टाइप के होते हैं, जिससे वाटर का लॉस होता है। ठीक है, वाटर का लॉस होता है, इससे वाटर निकलता है। तो इसको हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसको बायो सेक्शन में आप लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन और इवेपरेशन, इवेपरेशन कहाँ पे होगा, लैंड पे। लैंड पे कैसे, जो वाटर बॉडी है वो लैंड पे ही होगी, चाहे पॉन्ड हो गए चाहे रिवर हो गए। ठीक है, तो ये लैंड पे जो इवेपरेशन हो रहा है, प्लस प्लांट्स जो इवेपरेशन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ये भी एक टाइप का इवेपरेशन ही है, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया गया है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो इवेपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, लैंड प्लस प्लांट्स का जो वाटर लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तीसरा कीवर्ड है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ी होगी कि जब कोई सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, यानी बीच में जो लिक्विड वाला स्टेज आया वो नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में चेंज हो गया, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। जैसे हम लोग क्या सबसे अच्छा एग्जांपल क्या पढ़ते थे, कपूर। कपूर को क्या होता है, जब आप गर्म करते हो वो सॉलिड में रहता है, उसका लिक्विड फॉर्म नहीं बनता, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, सीधा सीधा वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो खत्म हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन। तो ये आपको तीन वर्ड साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाटर साइकिल क्या होता है, सबको पता होता है वाटर साइकिल क्या होता है। साइकिल क्या होती है, कोई चीज हमने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस आके ये चीज यहीं पे फिनिश हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइकिल जो है कंप्लीट हो गई। इससे पहले आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है, फास्फोरस साइकिल पढ़ा होगा। तो उसी तरह एक वाटर साइकिल भी होती है जिसको हाइड्रोलॉजिकल बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, कहीं हाइड्रो वर्ड मिले तो आपको वाटर से लिंक करना है। ठीक, तो हाइड्रोलॉजिकल मतलब कि वाटर साइकिल। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होगा, आप कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, कोई एक वाटर बॉडी होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हीट का सोर्स क्या है, टेम्परेचर का सोर्स क्या है, सन है। ठीक है, अब इससे रेज आएंगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है, इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जिसमें मॉलिक्यूल हैं उनके एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेंगी तो वो इस पॉइंट को छोड़ के वो यहाँ से हट जाएंगे, भागेंगे। अब भागेंगे तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। ठीक, एटमॉस्फेयर में, अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है एटमॉस्फेयर में आ गए। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, यानी कूल मतलब कोल्ड कंडीशन होती है अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो यहाँ पे अब इनका क्या होगा, इन्हीं वाटर जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वाटर के, इनका जो है कंडेंसेशन हो जाएगा। जब ये कंडेंसेशन होगा तो इससे क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यही क्लाउड बनाएंगे। अब जब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो इसकी इस क्लाउड का एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कितना वाटर वो कंटेन कर सकता है एक लिमिट में। ठीक, जब उसकी वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो यही जो कंडेंस गैसियस मॉलिक्यूल थे, यही लिक्विड फॉर्म में जो है ये प्रेसिपिटेट होके वापस अर्थ पे गिर जाएंगे। ठीक, तो अब आपने देखा कि अर्थ से गैसियस मॉलिक्यूल ऊपर गए और वहां पे कंडेंस होके फिर से प्रेसिपिटेशन या रेन के फॉर्म में वो वापस अर्थ पे आ गए। तो ये जो
वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये लैंड से गया ऊपर और वहां से वापस आ गया कहाँ पे, लैंड पे। तो एक क्या हुआ, साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से चला 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 अपर एटमॉस्फेयर में गया, वापस अर्थ पे आ गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब वाटर के सोर्स जो हैं अर्थ पे कई जगह हैं, ठीक है, कहीं जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल ओशन, आप सबको पता हुआ जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, रन ऑफ वाटर, यानी कि जो ग्लेशियर जो है मेल्ट होके आ रहे हैं रिवर के फॉर्म में, ठीक है। और एक क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर ये भी सोर्स हो गए, ठीक है। ग्लेशियर जो हो गए माउंटेन्स पे, ये भी एक सोर्स हो गया किसका, वाटर का। तो अब यहाँ पे सेम यही सब में प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और फिर प्रेसिपिटेशन होगा, वापस अर्थ पे आ जाएंगे। अब ओशन में है तो ओशन में इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और वापस अर्थ पे। ठीक ऐसे ही सब्लिमेशन होगा किसका, ज्यादा हीट दे दोगे तो आइस जो है डायरेक्ट वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और गैसेस फॉर्म में चेंज होगा तो वापस वो अर्थ पे आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा साइंस है इसमें, किसका, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ऐसे कंप्लीट होती है। ठीक, अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का यहाँ पे डिफिनीशन दिया होगा। सिंपल सी डिफिनीशन क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म्स दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फेजेस। ठीक, इट रिफर्स द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ओशंस, ठीक है, ओशंस, एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस एंड सब सरफेस एंड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स में क्या, प्लांट्स वगैरह हो गए, जो एलगी वगैरह हो गए, उनके बात हो रहा है। ठीक है, कुल मिला के साइंस क्या है, बस इवेपोरेशन, इवेपर ट्रांसपिरेशन, सब्लिमेशन, इन्हीं का जो है फिजिकल फेज जो है, केमिकल फेज जो है चेंज होता रहता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं, ठीक, जैसे हम यहाँ पे देखें कंपोनेंट्स में वाटर स्टोरेज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, पहला वाटर स्टोरेज जो है ओशन में है। ठीक है, तो ओशन में क्या क्या हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है, इवेपर ट्रांसपिरेशन हो सकता है, क्योंकि ओशन में भी कुछ प्लांट्स जो है पाए जाते हैं, और सब्लिमेशन भी हो सकता है कि सॉलिड, जैसे सॉलिड जो पोलर एरिया है, ठीक है, जो पोलर रीजन है वहां पे जो ओशन है वो डायरेक्ट आइस से, ठीक है, यानी सॉलिड से वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में चला जाता है, जिसको सब्लिमेशन से भी उस जो है वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो कैसे पार्टिसिपेट करता है, उसका कंडेंसेशन होता है और फिर उसका प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, जो वाटर स्टोर है आइस और स्नो में, उसका क्या होगा, स्नो मेल्ट होंगी तो वो रिवर्स में आएंगे, रिवर स्ट्रीम में, और उससे उनका फिर इवेपोरेशन होकर उसका कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक, यही सरफेस रन ऑफ है, और ग्राउंड वाटर स्टोरेज। ठीक है, तो आपने जैसे सुना होगा गीजर्स होते हैं कहीं कहीं पे, हॉट स्प्रिंग आपने सुना होगा। ठीक है, अंदर का गर्म, अंदर से पानी अर्थ क्रस्ट पे आता है मेंटल से। ठीक है, मतलब एस्थेनोस्फीयर वगैरह से कभी कभी पानी आने लगता है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर नहीं कहेंगे, मतलब ग्राउंड वाटर जो होते हैं वहां से जब पानी ऊपर आने लगता है तो वो उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर, तो वो भी तो ऊपर ही आ रहे हैं, तो उनका भी वेपरेशन होगा। ठीक है, तो वो भी एक तरह से वाटर साइकिल में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो ये छोटा सा पार्ट हो गया किसका, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। अब इस पे यहाँ पे कुछ डिटेलिंग दी हुई है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अबाउट 71% जो है वो प्लेनेटरी वाटर जो है वो ओशंस में पाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि फ्रेश वाटर का परसेंटेज जो है वो अर्थ में कितना है। ठीक है, ये PYQ है, आया हुआ है, घटना चक्र में मिल जाएगा, और क्लास 6, 7, 8 के शायद किसी एनसीईआरटी में भी ये दिया, 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट है, PYQ आया हुआ है, याद होना चाहिए आपको ये फैक्ट। ठीक है, तो आपको तो एक फैक्ट दिया हुआ है ओशन में कितने परसेंट वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर का आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वही नॉर्मल सी चीज दी हुई है, आप उसको रीड करिएगा, अगर कोई इसमें दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वैसे इसमें दिक्कत आएगी नहीं, कुछ सीधा सिंपल चीजें दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बाद इसमें सेकंड फीचर इंपॉर्टेंट है, जो है रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, जैसे लैंड्स पे हम देखते हैं कि काफी फीचर पाए जाते हैं, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, ठीक है, प्लेन एरिया हो गए, वैलीज हो गई। ठीक है, वैसे ही ओशन फ्लोर पे भी काफी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, उसको हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो ओशन में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिनका रेंज होगा वो 3 to 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, इसी रेंज में ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक, तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशियानिक डीप्स। ठीक है, उसके अलावा भी आपको सी माउंट्स, ट्रेंचेस, कैनियंस वगैरह ये सब भी देखने को मिलते हैं। ठीक, तो हम एक एक सब करके समझेंगे। सबसे पहले कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक,
तो सबसे पहला पार्ट था कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, तो जैसे ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यहाँ पेड़ लगा देते हैं तो कॉन्टिनेंट आप लोग मान लेंगे। अब ये है ओशन, ठीक है, ओशन है, ठीक, ये ओशन बॉडी है, यहाँ से एक ओशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक, ओशन। तो अब होता क्या है कि अब जैसे ऐसे नहीं होता है कि ये कॉन्टिनेंट है और एकदम अलग से यहाँ से ओशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनके बीच में कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे एक ऐसे गैप है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है इंटरलिंकिंग होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस है, जहाँ पे ये कॉन्टिनेंट जो है ये खत्म हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है तो ओशन जो है कुछ पार्ट जो है कॉन्टिनेंट का वो कवर कर लेता है। तो जो ये पार्ट कवर किया हुआ है ओशन ने, ठीक है, ये जो सैलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहाँ पे पानी आपको कम दिखेगा, गल्फ एरिया जहाँ आपको दिखेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ या कॉन्टिनेंट सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट सेल्फ। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो जो आप यहाँ से लेके ये और ये वाला स्ट्रक्चर इतना देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट सेल्फ। यहाँ पे वाटर बॉडी है, ठीक है, ओशन का वाटर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये कॉन्टिनेंट भी है, कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, कॉन्टिनेंट ही आगे ऐसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है यहाँ पे। और मान लीजिए यहाँ से जो है वो ओशन का फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो ये कॉन्टिनेंट का पार्ट ही है, लेकिन इस पे कुछ ओशन का जो वाटर है वो भी सबमर्ज्ड हो गया है, कॉन्टिनेंट जो है वो सबमर्ज्ड हो गया किसमें, ओशन के वाटर में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट सेल्फ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से एक ऐसे ढलान टाइप का आया हुआ है, ठीक है, ये जो स्टीप है, ठीक है, ढलान जो है यहाँ से, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जैसे ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ठीक, और यहाँ से एक ढलान स्टार्ट हुआ है, तो ये कॉन्टिनेंट सेल्फ हो जाएगा, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा। और जो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, जहाँ पे कॉन्टिनेंट सेल्फ खत्म हो रहा है, कॉन्टिनेंट स्लोप स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेल्फ ब्रेक, ठीक, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेल्फ ब्रेक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ओशन रिलीफ में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि कॉन्टिनेंट सेल्फ जो है सबसे पहला पोर्शन आपको दिखेगा, सबसे पहला पार्ट अगर दिखेगा कॉन्टिनेंट से अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंट सेल्फ मिलेगा। उसके बाद अगर सेल्फ ब्रेक दिया है ऑप्शन में तो सेल्फ ब्रेक आप लगा के आएंगे, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलेगा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप ये वाला जो एरिया है ये आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप कर देगा। उसके बाद ये आपको फ्लोर या सी बेड बोल देंगे इसको, ठीक है, या ओशन बेड बोल देंगे, ठीक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर होता है सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इतना पॉइंट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज, ठीक है, द सेल्फ टिपिकली एंड्स एट अ वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड सेल्फ ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, इसको आपको नोट करना है, साइबेरियन सेल्फ इन द आर्कटिक ओशियन द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड स्ट्रेचेस टू 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको ये फैक्ट जो है नोट करके इसको याद रख लेना है कि ये चीज जो है अटलांटिक आर्कटिक ओशियन में है और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ में आपको फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी वही चीज लिखी हुई है, कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड द ओशन बेसिन, ठीक है। ओशन बेसिन मतलब कि ओशन फ्लोर जो है, ठीक है, से ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ था, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, ठीक। और यहाँ से जो है वो ओशन बेसिन या ओशन फ्लोर जो है स्टार्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे सेम वही चीज दिया हुआ है। और यहाँ आपको याद रखना है कि कैनियंस एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आपको कैसे एमसीक्यू यहाँ पे दे सकता है, मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आराम से अच्छा बन सकता है कि पहला स्टेटमेंट दे देगा कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ में जो है वो कैनियंस और ट्रेंसेस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दे देगा कि कॉन्टिनेंटल स्लोप में फॉसिल फ्यूल जो है पाए जाते हैं, ठीक। अब स्टेटमेंट दे देगा एक बोथ 1 and 2, एक स्टेटमेंट दे देगा ओनली 1, एक स्टेटमेंट दे देगा ओनली 2, ठीक, ये ऐसे, और चौथा स्टेटमेंट दे देगा नन, ठीक है। तो ये ऐसे आपको याद करते हुए ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है, नए क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऐसे बन सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। ये इतना आपको याद रखना है पढ़ते टाइम, ठीक।
उसके बाद डीप सी प्लेन दिया हुआ है, सबसे स्मूथेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ये रीजन होता है वर्ल्ड का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये ओशन फ्लोर जो है वो डीप सी प्लेन कहलाता है, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फिर ओशियानिक डीप्स और ट्रेंचेस, ये आपको किसमें पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है कॉन्टिनेंटल स्लोप में जो है ओशियानिक डीप्स और ट्रेंचेस जो है वो पाए जाते हैं। ट्रेंचेस आपको पता है ये एक डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर जो ओशियानिक फ्लोर में जो कॉन्टिनेंटल स्लोप में जो पाया जाता है, ठीक है। आपको इसमें याद रखना है फैक्ट 57 डीप्स अभी तक एक्सप्लोर हुए हैं, सबसे ज़्यादा किसमें है, पैसिफिक ओशियन में, फिर अटलांटिक ओशियन में, फिर इंडियन ओशियन में। अब आपको एक यहाँ पे होमवर्क करना है, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है कि आपको घटना चक्र में जहाँ पे ये ट्रेंचेज और डीप वाले पोर्शन दिए हुए हैं वहाँ से आपको इसके PYQ सॉल्व करके उसको नोट डाउन करना है एक पेज में, ठीक है। कौन सा ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट है, ठीक है, कौन सा ट्रेंच कहाँ पे पाया जाता है, ये सब PYQ में आए हुए हैं कई बार और ये आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स वाली भी चीज़ें करते रहनी है ताकि किसी भी टाइप का पेपर आए तो आप दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए कैपेबल रहें, ठीक है। तो ये आपको करना है, कोई भी होमवर्क आपको छोड़ना नहीं तो बाद में पछताना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनर रिलीफ फीचर में देखें तो जैसे मेजर रिलीफ फीचर हो गए, अब उसके बाद माइनर रिलीफ फीचर भी कुछ होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मिड ओशियानिक रिजेस, ठीक है। मिड ओशियानिक रिजेस समझने के लिए आप ये फिगर देखिए, पहले आप फिगर देख लो, नहीं तो जब समझाने लगूंगा तो आप फिगर पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो पहले आप अच्छे से देख लो, क्या है, मिड ओशियानिक रिज है और एक फिगर आपको ये देखना है और एक फिगर ये देखना है, ठीक। तो अब मिड ओशियानिक रिजेस होते क्या हैं, ये सी फ्लोर पे जो है ये स्ट्रक्चर होते हैं और ये डिप्रेशन होते हैं, ठीक है, लार्ज डिप्रेशन होते हैं। लार्ज डिप्रेशन कैसे बनता है ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले आप ये वाला फिगर देखो, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक स्ट्रक्चर इधर गया हुआ है और आपको कुछ यहाँ पे माउंटेनस रीजन दिख रहे होंगे, ठीक है, ये माउंटेन, एक चेन ये माउंटेन की, ठीक है, और ऐसे इस साइड भी आपको दिख रहे होंगे और ये आपको एक प्लेट दिख रही होगी, ठीक है, जो आप देख रहे हो ये वाली प्लेट, और ये जो है ये एस्थेनोस्फीयर का एरिया है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर मेंटल होता है, जो अर्थ का कोर है, जो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अर्थ का, उसमें आपने ये पढ़ा होगा एस्थेनोस्फीयर, क्रस्ट, ठीक है, मेंटल, कोर, ठीक है। तो ये होता क्या है, जो डाइवर्जेंस प्लेट होती हैं, जहाँ पे डाइवर्जेंस प्लेट होती हैं, तो डाइवर्जेंस प्लेट मतलब क्या होता है कि एक प्लेट का मूवमेंट इस साइड होता है, एक प्लेट का मूवमेंट इस साइड होता है, मतलब लेफ्ट जा रही है तो एक राइट जाएगी, मतलब इनका जो मूवमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में इस प्लेट का मूवमेंट होता है तो बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है, डिप्रेशन या खाली जगह जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे खाली जगह जो है क्रिएट होगा। तो जो इस डिप्रेशन क्रिएट हुआ या रिफ्ट जो क्रिएट हुआ, तो उससे जो स्टेनोस्फीयर में जो मैग्मा प्रेजेंट है, ठीक है, मैग्मा या मैग्मा ही बोलते हैं, बाहर आने के बाद लावा होता है, ठीक है। तो जो मैग्मा प्रेजेंट है वो इस डिप्रेशन से जो है वो बाहर आना स्टार्ट करेगा। तो जब बाहर आएगा तो ये फ्लो करेगा, ठीक है, जो ऐसे फ्लो करेगा यहाँ इधर साइड, इस साइड और इस साइड भी। उसके बाद ऊपर वाटर रीजन है, ठीक है, ऊपर वाटर है तो ये कूलिंग होगा, ठीक है, इसका लावा का जो है कूलिंग होगा। तो जब लावा की कूलिंग होगी तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर में बन जाएगा, ठीक, सॉलिड स्ट्रक्चर में। ऐसे लगातार यहाँ से मैग्मा निकलता है और लावा की कूलिंग होती रहती है। तो इससे क्या होता है, एक इस तरह से माउंटेन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और ये माउंटेनस स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वाटर मतलब ओशन सरफेस से बाहर लैंड सरफेस तक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल आइसलैंड का दिया हुआ है कि ये एक ओशियानिक रिज ही था, ठीक है, जो बाद में मतलब इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि लैंड तक आ गया और एक मतलब पूरा आइसलैंड बना लिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मिड ओशियानिक रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस प्लेट जो होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मूव करती हैं, मैग्मा अंदर से बाहर आता है और यहाँ से जो लावा का जो फ्लो होता है, फिर उसमें लावा का फ्लो होगा तो स्प्रेड होगा और फिर उसमें कूलिंग इफेक्ट होगा तो सॉलिड स्ट्रक्चर में बनेगा और इससे एक माउंटेनस रीजन का फॉर्मेशन होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, जब यहाँ से अंदर से मैग्मा निकल रहा है तो इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो मिनरल्स होंगे जैसे आयरन, निकल, ये सब जो और जो मिनरल होते हैं वो बाहर आएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा जोन बन जाता है, ठीक है, जिसमें मिनरल रिच हो जाते हैं, अपवेलिंग होती है मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी जो है वो काफी अच्छा फ्लरिश करती है, ठीक है। तो आपको बायोटिक कम्युनिटी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है मिड ओशियानिक रिजेस का, ठीक। तो ये आपको इतना पॉइंट इसमें याद करना है,
ठीक, अब आपको यहाँ पे दिया होगा आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अब यहाँ से याद करें। ठीक, और उसका इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक पॉइंट कि आपको इसका इंपॉर्टेंस भी याद रखना है कि ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस करती है, मरीन डाइवर्सिटी यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, मरीन डाइवर्सिटी बढ़ती है और न्यूट्रिएंट्स का अपवेलिंग होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है जो मैंने अभी बताई। ठीक, उसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या होता है, सी माउंट। सी माउंट ये जब कोई स्ट्रक्चर हो जिसका ऐसे जो समिट हो, ठीक है, जो ये पॉइंट पीक होता है ये पॉइंटेड हो। ठीक है, ये पॉइंटेड फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब इस साइड इस टाइप का हो, तो इसको क्या बोल देंगे, सी माउंट। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है कि ये जो है ये ओशन सरफेस को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, ये सबमर्ज्ड ही रहती हैं, मतलब ओशन के अंदर ही रहेंगी। ठीक है, और जब इनमें इनका इरोजन हो जाता है ओशन करंट्स वगैरह से, ठीक है, लगातार ओशन करंट्स फ्लो करने से इनका जब इरोजन हो जाता है तो इनका फ्लैट टॉप बन जाता है। ठीक है, पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, पॉइंट नहीं रहेगा तो फ्लैट टॉप बन जाएगा इस तरह से, तब इसको क्या बोलते हैं, गुवेट। ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं, गुवेट। तो ये आपको एक दो पॉइंट याद रखने हैं, दो स्ट्रक्चर की सी माउंट और गुवेट क्या होते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सी माउंट, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है गुवेट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि क्या होते हैं। ठीक, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो ये पहला मेन पॉइंट क्या रहेगा कि ये सबमर्ज्ड होते हैं। ठीक है, मिड ओशियानिक रिजेस जैसे बाहर नहीं निकलते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि अगर पॉइंट रहेगा तो सी माउंट होगा, अगर फ्लैट टॉप रहेगा तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, उसके बाद सबमरीन कैनियंस, जैसे आपने ग्रैंड कैनियन पढ़ा होगा तो वैसे कैनियंस भी आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कैनियंस जो है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप में मिलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे उसी तरह के कुछ यहाँ पे कैनियंस भी पाए जाते हैं ओशन में, जहाँ इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हडसन कैनियन है वो जो है एक सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन कैनियन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसका सेकंड एक और लास्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें, एटॉल। ठीक है, एटॉल क्या होता है, ये आपने जब कोरल रीफ वगैरह पढ़ा होगा तब आपने एटॉल के बारे में खूब सुना होगा। तो आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये लैंड वाला फॉर्म जो है, ये लैंड स्ट्रक्चर जो है ये आपको एकदम साइड में दिख रहा होगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये लैंड वाला एरिया है। ठीक, और बीच में आपको एक वाटर बॉडी दिख रही होगी। ठीक है, तो जब कोई एक डिप्रेशन, ठीक है, जिसमें वाटर बॉडी कंटेन है, ठीक है, डिप्रेशन है इसमें वाटर बॉडी कंटेन है, और इसके चारों तरफ कोरल रीफ्स का स्ट्रक्चर आ जाए। ठीक है, या कोरल रीफ्स का जो लैंड फॉर्मेशन होता है कोरल रीफ से, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाए तो इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एटॉल। ठीक है, एटॉल। अब अगर यहाँ पे बीच में सी वाटर है तो इसको लगून या लगून वाटर बोल देते हैं। ठीक है, तो लगून एटॉल बोल देते हैं। और इसी में ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और इसके चारों तरफ जो है बस ये होगा कि कोरल रीफ्स जो है इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगे तो एक लैंड टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, तो आइलैंड टाइप का बन जाता है। जैसे मालदीव वगैरह क्या है, एक एटॉल पे एटॉल ही है। ठीक, तो ये चीज एटॉल स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, पहले फ्रिंजिंग रीफ्स बनती हैं। ठीक है, उसके बाद बैरियर रीफ बनती है, ग्रेट बैरियर रीफ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मेशन होता है, फ्रिंजिंग रीफ फिर बैरियर रीफ, तो इसको बोलते हैं एटॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि लो आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन, क्योंकि जो कोरल रीफ का टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, इसमें ज्यादा फ्लरिश करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हाई टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर रहेगा तो नहीं ग्रोथ हो पाता उनका। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन का जो टेम्परेचर होता है इतना ही होता है। ठीक है, सेंट्रल डिप्रेशन। ठीक है, कोरल रीफ सराउंडेड बाई सेंट्रल डिप्रेशन इसको, और यहाँ पे कौन सा पानी हो सकता है, लगून वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सलाइन वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाता है ये एटॉल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको हमने पढ़ा ओशन के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप वगैरह, सेल्फ वगैरह। ठीक है, ट्रेंचेस क्या होते हैं और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये एक पोर्शन जो है हमारा इस चैप्टर का खत्म हो गया। अब जो इसमें टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक ही क्लास में ट्राई करेंगे ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये पूरा लिंक चैप्टर है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से समझना है और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप आज की इस क्लास को देखिए और रीडिंग करिए एनसीईआरटी से, जो जो होमवर्क आपको दिए गए हैं और जो कमेंट करने के लिए आपको चीज़ें बोली गई हैं वो आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर करिए। एक भी क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से, चाहे फिजिकल हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, नहीं गलत होगा, मेरी गारंटी है। चार सब्जेक्ट गारंटी मैं ले सकता हूँ, ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस, एनवायरनमेंट, पॉलिटी। ठीक है, बाकी जो डेट टारगेट में किए हुए हैं उनको हर चीज़ का मेंटरशिप मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब पे उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, तो
तो जिसको जिसको अभी डेली टारगेट ज्वाइन करना तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, बाकी सब्जेक्ट भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है।